चलो इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं कुछ बच्चों को। तो ये पाई चार्ट जो दो दे रखा है, इस पाई चार्ट के आधार पर पहले हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और आप भी इसको समझिएगा, क्योंकि ये छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। बट हाउ शुड इट बी सॉल्व्ड, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिफोर अस। The pie charts compare the data about 5 major sources of energy used in the period of 2 different years, कि दो अलग अलग सालों में किस तरह से डाटा का कंजम्पशन किस तरह से सोर्सेस ऑफ एनर्जी का यूज हो रहा है। ओवरऑल इट कैन बी सीन दैट ऑयल वाज द मोस्ट कॉमनली कंज्यूम्ड सोर्स ऑफ एनर्जी इन 1980 एंड 1990। इसको देखिए, हम समझने की कोशिश करते हैं। ये ऑयल का, ये वाली लाइनिंग जो है ऑयल का संकेत है। यहाँ पे 1980 में 42% था, 90 में वो 33% हो गया। मतलब ये कि हम देखते हैं फिर परसेंटेज किसका बढ़ा, नेचुरल गैस का परसेंटेज हम देखते हैं बढ़ा है। तो नेचुरल गैस का परसेंट जो 80 में 26% था, सॉरी ये तो कम ही हुआ है, 1990 में कम ही हो गया है। तो फिर न्यूक्लियर पावर देखिए एक जगह शिफ्ट हो रहा है, ये 5% शिफ्ट होके न्यूक्लियर पावर 10% पे जा रहा है। दूसरा एक देखिए, ये 22% का जो कोल, आई थिंक कोल का है, ये कोल, Yes, हाँ sir. कोल की शिफ्टिंग जो है सो वो भी बढ़ गई है। दैट इज नॉट गुड, अच्छा नहीं हुआ है। ये 5% बढ़ा है। और ये यहाँ पे हम देख रहे हैं 3% की कमी, सॉरी 9% की कमी हम देख रहे हैं। ये हो रहा है आपका ऑयल का। हाँ देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को अगर हम देखते हैं तो वो सेम है दोनों जगह पे, और इसी पर बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन है। पाई चार्ट कंपेयर द डेटा अबाउट 5 मेजर सोर्सेस ऑफ एनर्जी यूज्ड इन द पीरियड ऑफ 2 डिफरेंट ईयर्स। ओवरऑल इट कैन बी सीन दैट ऑयल वाज द मोस्ट कॉमनली कंज्यूम्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। तो दोनों समय में हम देखते हैं कि ऑयल जो है सो सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली एनर्जी सोर्स है। In addition, the consumption of other materials were nearly the same in both years. बाकी लगभग सेम थे। The proportion of oil used in 1980 was the highest with a rate of 42%, while the figure for the consumption in 1990 was slightly lower at 33%, यानी कि थोड़ा सा कम हुआ। Likewise, people consumed 26% of natural gas. नेचुरल गैस का प्रयोग 1980 में ज्यादा हो रहा था कंपेयर टू 25% ऑफ द फिगर 1990 में, जबकि कम हो गया। बाय कंट्रास्ट इन टर्म्स ऑफ कोल, द पीरियड विटनेस्ड अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द कंजम्पशन इन दिस नेशन, राइजिंग फ्रॉम, कोल का कंजम्पशन बढ़ गया और ये 22% से 27% पे चला जाता है। मीनवाइल 5% of total figures was how much hydroelectric power consumed by Americans in both years. ये हमारे यहाँ का डेटा नहीं है, ये अमेरिका का डेटा दिया गया है। तो both years of 1980 and 1990. However, there was a slight increase in the percentage of nuclear power used throughout the period shown. वो लगभग 5% का हुआ है। The figure was 5% and 10% respectively, a difference of 5% का डिफरेंस देखने को मिलता है। अब यहाँ पे एक गलती जो घर के पेपर में कर रहे हैं वो तो चलिए हम कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन वहां के पेपर में कंसीडर नहीं किया जाएगा। और हो सकता है आपका 11वां क्वेश्चन जो है, 11th क्वेश्चन आपका सही हो और बीच वाला गलत हो, तो वो बीच वाला आपको कंसीडर कर दिया जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर आपको फर्स्ट से लेके 10 तक काउंट कर देगा और 11वें को नहीं करेगा, 11वें को काट देगा। और कहीं 11वां ही आपका सही हुआ तो इसलिए आप 10 क्वेश्चन का ही जवाब लिखें, बिल्कुल श्योर हो गए 10 क्वेश्चन का जवाब लिखें। कई बच्चों ने 11 के 11 लिख दिए हैं और पता चला है काफी सारी गलतियां हैं। हाउ मेनी सोर्सेस ऑफ एनर्जी डज दिस चार्ट डेपिक्ट? बहुत आसान है। कितने सोर्स? 5 हैं। 5 हैं। बहुत आसान आंसर है। 1 2 3 4 5, 5 हैं, बिल्कुल 5 वाला आंसर सही है। इसके बाद है which of the source of energy consumed most in 1980? सबसे ज्यादा ऑयल था। तो ऑयल हम देख रहे हैं तब भी हो रहा है, बाद में भी हो रहा है, ऑयल का ही परसेंटेज सबसे ज्यादा है। ऑयल रिवीजन पेपर करवा रहे हो क्या बेटा? क्या
रिवीजन पेपर करवा रहे हो ये बेटा किसी ने, आप लोगों में से ही किसी ने भेजा है, ये महेंद्रगढ़ में पूछा हुआ है। सर? मैंने। आपने भेजा था? यस सर। हाँ, तो मैं वही करवा दे रहा हूँ अभी अभी। एक बार पहले ये भी क्वेश्चंस का पता चल जाए ना कि ऐसा भी क्वेश्चन अगर पूछता है तो, क्योंकि अपने यहाँ का क्वेश्चन डिफरेंट था। देखिए, पेपर आसान पूछा जाएगा ये बात तय है, लेकिन कभी कभी आसान पूछने में, आसान में गड़बड़ा जाते हैं बच्चे। इसलिए उस पॉइंट को समझिए कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। जैसे उस पेपर में भी आपने देखा कैसे क्वेश्चन सी वाला जो है सो करेक्ट आंसर था, किसी ने ए लिखा, किसी ने बी लिखा, जबकि ए और बी दोनों करेक्ट है। अगला देखिए, पिक द ऑप्शन दैट लिस्ट स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू 2 और अकॉर्डिंग 4. टू मैसेज। पढ़ लिया? 42% यूज्ड ऑयल यूज्ड इन 1980, ये वाला गलत है। This is true. दिस इज True है. टू ट्रू। और 4 ये तो कह रहा है नॉट 2 ट्रू और 4 करने के लिए। आएगा. 4 आएगा, यानी 1 एंड 2 और 4. 2 और 4. सी ऑप्शन आएगा, जो अच्छा, सही नहीं सी है वो ऑप्शन पेयर आएगा, सी निकालने हैं। ऑप्शन, ओके ओके Option ओके। C. हाँ ठीक है ठीक है, सी ऑप्शन आएगा कि 10% हाइड्रो पावर 1980 दोनों में नहीं था, दोनों में, एक में 5% ही दोनों में है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, वेरी गुड। ऐसे चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड मोस्ट इन 1990, सबसे ज्यादा Oil. 1990, उसमें ऑयल ही है, दोनों में ऑयल ही आ रहा है। चलिए, विच ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड लीस्ट इन 1990, सबसे कम। तो Hydroelectric power. हाँ, वो सब मतलब वो कंटिन्यूअस चल रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ही दोनों में कम से कम यूज किया जाए, दैट इज ऑफ 5%। अच्छा, बेस्ड ऑन द गिवन graphical representation of data in the passage, choose the option that lists the statements that are not true, जो true नहीं है। coal rising from 22% of 27% of total, 2 होगा, यहाँ पे गलत दिया है 2, यानी 22% से, तो देखते चलिए। अगला है न्यूक्लियर पावर राइजिंग फ्रॉम 5% ऑफ 10% इन टोटल रेट्स, ये तो बढ़ा है, ये ट्रू है। नेचुरल गैस वाज मोस्ट कॉमनली कंज्यूम्ड सोर्स ऑफ एनर्जी इन 1980, बिल्कुल गलत है ये। द Option C. ऑप्शन बी आ रहा है, द प्रोपोर्शन ऑफ हाइड्रो सी। इलेक्ट्रिक पावर यूज्ड इन 1980 वाज द हाईएस्ट रेट ऑफ 42%, ये गलत है। 4 गलत है। एक हमने देखा कि न्यूक्लियर पावर की राइजिंग हुई थी 5% से 10%, ये तो, एक तो 2 सही है, और 3 एक और कौन सा? 4 गलत है शायद। 2 एंड, So option C is correct. मतलब ट्रू स्टेटमेंट ढूंढने हैं इसमें, ऑप्शन सी 1 एंड Yes 2। sir. हाँ True. ट्रू ढूंढ। हाँ ठीक है ठीक है, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड जो है सो दोनों ट्रू स्टेटमेंट है, बाकी गलत है। व्हाट इज द कंजम्पशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इन 1980? 5%। 5%. 5%। व्हाट इज द कंजम्पशन ऑफ ऑयल इन 1990? 27, 33%. 33। ओके Yes sir. ओके ओके, yes, that is 33%. According to the 1990 survey, which is the option that correctly displays the features of, अब खोजिए इसमें ये दो, एक ए का एक बी का, थर्ड आएगा। कौन सा आएगा? तीसरा। ऑप्शन सी। ये पहले ये देख लो, ब्लैक वाला किसका है और व्हाइट वाला किसका है। ये व्हाइट वाला Nuclear है, power. व्हाइट है न्यूक्लियर पावर का, और ब्लैक वाला, सॉरी, ब्लैक वाला है न्यूक्लियर पावर का, और व्हाइट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हम देख रहे हैं सेम है, और न्यूक्लियर पावर बढ़ी है। बढ़ा है न्यूक्लियर पावर। तो देखते हैं किसमें ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब बी में, सेकेंड ऑप्शन में ये बढ़ता हुआ है। Sir option A.
ए, हाँ ये बढ़ रहा है देखिए, और ये घट रहा है, घट नहीं रहा है ये, आई थिंक सो इसका कोई चर्चा ही नहीं है, ये सेम है, इसलिए इसकी कोई चर्चा नहीं किया गया है। ये बढ़ने को दे रहा है, क्योंकि बाकी जगह पे क्या दिखा रहा है, ये देखिए ये कम हो गया और ये बढ़ गया, जैसा कि हुआ नहीं है। इसी तरह से ये देखिए, ये इसमें दोनों में बराबर दिखा रहा है, ऐसा हुआ नहीं है। और इसमें दिखा रहा है कम हो गया, ये ज्यादा हो गया, ऐसा भी नहीं हुआ है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1 इज करेक्ट। तो थोड़ा देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसा है, लॉजिकल क्वेश्चन जो पूछता है, वहां पर ध्यान देने की जरूरत है। और ये इतना भी मुश्किल नहीं होता है कि नहीं कर सकते हैं आप। फाइंड द सिनोनिम ऑफ द वर्ड imperceptibly from the given options. Slightly. imperceptibly खोज रखा Slightly है आपने आएगा क्या? सर। C आएगा सर, C। स्लाइटली खोज रखा था, देखा था क्या? यस सर। I should make it complete. तो इसमें यही है, सो सिंगल माइंडेड का मतलब है कि हम सिर्फ सिंगल माइंडेड, हमारा किस तरफ है, प्रोग्रेस, और प्रोग्रेस साइंटिफिक प्रोग्रेस की तरफ हम भागे जा रहे हैं, विदाउट थिंकिंग द कंसिक्वेंस। उसका क्या कंसिक्वेंस निकलेगा, उसका क्या हम पर प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में शायद कोई भी समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। सबका एक ही मकसद है कि हम प्रोग्रेस करें, और वो प्रोग्रेस के हम क्रम में, प्रोग्रेस के रास्ते में वी आर डिस्ट्रॉइंग द नेचर, डिस्ट्रॉइंग नेचर इवन, कि हम प्रकृति को भी वखस नहीं रहे हैं, प्रकृति को भी हम बिल्कुल बर्बाद किए जा रहे हैं। तो इस सेंस में उसका यूज किया गया है कि सिंगल माइंडेड हम इसलिए हो गए हैं, हमारा फोकस जो है सो सिर्फ और सिर्फ मतलब रेकलेस प्रोग्रेस की ओर है, हम अपना मूव किए जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, विदाउट रिफ्लेक्टिंग ऑन द कंसिक्वेंसेस। और अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, ये बात सच है कि लाइफ का मतलब ही है मूविंग, लाइफ तो चलते रहने का प्रोसेस ही है। परहैप्स, लेकिन कहता है कि परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, लेकिन इस सैडनेस को, ये जो उदासी का पल बनने वाला है, शायद इसको अगर कोई रोक सकता है तो वो बहुत बड़ा जो साइलेंस क्रिएट होगा। और वो साइलेंस कब क्रिएट होगा? व्हेन वी ऑल गो थ्रू द फेज ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एंड री इंट्रोस्पेक्शन। जब हम इंट्रोस्पेक्शन और री इंट्रोस्पेक्शन के फेज में जाएंगे, तब ये बड़ा सा साइलेंस होगा, बड़ी सी चुप्पी होगी, और तब ये सैडनेस टूटेगा ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर्स। और वो सैडनेस क्या है कि हम कभी अपने आप को ही समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को, खुद को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, खुद को अंडरस्टैंड करने की कोशिश, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। और हम ये मतलब समझ क्या नहीं पा रहे हैं कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर एंड, कि हम अपने एंड की तरफ जा रहे हैं। हम जो हमारा ये बहुत ज्यादा जो हम आर्म्स रेस कर रहे हैं, या रैपिड एडवांसमेंट के एज में जो हम जाए जा रहे हैं, और उसका कंसिक्वेंस कहाँ जाके मिलने वाला है, वो हमारे एंड पर जाके खत्म होगा। लेकिन स्टिल वी आर नॉट इन द कंडीशन टू अंडरस्टैंड। तो ये बात जो है ये समझने की है। अब देखिए, कहते हैं वी कौन है, हु डज वी रेफर टू इन द अबव ह्यूमन लाइन? बींग्स। Human beings. के लिए आया है, एवरीबॉडी, ऑल ह्यूमन बीइंग्स के लिए। Why does the poet want us to do nothing for once? एक बार कुछ भी नहीं करने के लिए क्यों कह रहा है? So that our minds can be at peace. एक तो ये आंसर, ऑल ऑफ द अबव। Option A. अच्छा, we are able to introspect so that we analyze. बिल्कुल सही जवाब है, All of the above. Option D. all Option of D. the above is the correct answer. इसीलिए कि whenever we find such type of questions before us, we must go through all the options. हर एक ऑप्शन को हम पढ़ें और समझें। वी हैव एनफ टाइम। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास टाइम तो बहुत होता है, लेकिन हम जल्दबाजी कर जाते हैं, गलती इससे होती है। What is the sadness that the poet refers to in the poem? कि people fail to understand. बोथ ए एंड बी। अच्छा, people who have no time to introspect. Option C. People fail to understand themselves. People who have no time to introspect. What is the sadness? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बोथ ए एंड बी, कि उनके पास समय नहीं है
यही उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है, वही उदासी का सबसे बड़ा कारण है। व्हाट कैन मेक अस केयरफुल अगेन, तो ये वाला ए मोमेंटरी रेस्ट फ्रॉम सीजलेस एंड फेवरिस एक्टिविटीज, उससे अगर हम अपने आप को रोकते हैं थोड़े समय के लिए, ए ही आएगा। यूज साइलेंस, ओनली ए, नन ऑफ दीज। A. मुझे तो ए से ज्यादा अच्छा बी लग रहा है बेटा। मोमेंटरी रेस्ट का मतलब तो थोड़े समय के रेस्ट के लिए कह रहा है, मतलब कि एक मोमेंट का रेस्ट। लेकिन अगर हम ह्यूज साइलेंस के उस पर अगर हम जाते हैं, बी आएगा सर। तो मुझे लगता है ये बी वाला ऑप्शन ज्यादा सही है उषा, ये ह्यूज साइलेंस, क्योंकि इसमें ये भी Okay, कवर हो sir. जाता है, ये भी कवर हो जा रहा है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ न्यू इंजीनियर्स लिमिटेड डिजायर्स टू इनवाइट हिज स्टाफ टू द न्यू ईयर पार्टी। एक सुटेबल इनविटेशन ड्राफ्ट करना है और ये फॉर्मल होगा, ये फॉर्मल इनविटेशन ड्रॉ करना है। अगला है यू आर अरुण अनुपमा अपर्णा, योर स्कूल हैज बीन इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट इन एन इंटर स्कूल ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन। और इसके लिए आपने आपने क्या करना है, ये रिस्पॉन्ड करना है एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पेंटिंग क्लब ऑफ योर स्कूल, रिस्पॉन्ड टू द इनविटेशन। योर स्कूल हैज बीन इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट इन एन, अच्छा, आपको रिस्पॉन्ड करना है इनविटेशन को कि आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस वाला देना चाहते हैं या निगेशन वाला देना चाहते हैं। ऐसे केस में स्कूल को इनवाइट किया गया है तो आप एक्सेप्टेंस वाला लिखेंगे। तो इसको देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर मेरे पास भेजिएगा, जिस चीज को लगे कि हमको हमारा चेक करवाना चाहिए भेजिएगा, हम श्योरली आई विल डिस्कस, या लिख के रखिएगा, परसों वाले क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। अगला देखिए, हु थ्रू एनी फोर, हु थ्रू द ऑथर इनटू द स्विमिंग पूल, बड़े आराम से जवाब देंगे। एक बर्ली टाइप का वो लड़का था, बिग अडल्ट। अडल्ट था, उसके लिए एक वर्ड यूज किया है उसमें, बिग ब्रूशर, ब्रूशर Bullying है. बुलिंग था, ब्रूशर ब्रूशर यूज किया है, देखिएगा उसमें। तो उसने उसको फेंक दिया था। व्हाट प्लान डिड द ऑथर मेक टू कम आउट ऑफ द पूल, इसमें एक लाइन इंपॉर्टेंट बनेगा क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है कि वो प्लान क्या बनाया था कि एज सुन एज ही हिट The as bottom soon of the as pool. he reaches the bottom of the pool, he will hit it and he will come up like a, किसकी तरह आ जाएगा, Cork. कॉर्क की तरह आ Cork. जाएगा उसको, हाँ। and then he would swim to the एंड Edges. ऑफ द एज कह सकते हैं, किनारे तक आ जाएगा। अगला है व्हाट हैपेंड व्हेन ऑल एफर्ट्स सीज्ड, जब सारा एफर्ट्स उसका खत्म हो जाता है तब वो क्या करता है, सारा एफर्ट सीज कर लेता है। देन ही वाज नॉट इन द कंडीशन टू रिस्पॉन्ड एनीथिंग, कुछ भी करने की स्थिति में नहीं था। ही फेल्ट द कर्टेन ऑफ लाइफ फॉलिंग, उसने ये महसूस किया, एंड मतलब बेहोश होने लग गया. हाँ, ही फेल्ट दैट दैट वाज द एंड ऑफ हिज लाइफ, मतलब यही वो पल है जब उसने मृत्यु का सामना किया था। वो कहता भी है ना कि जीवन और मृत्यु दोनों को उसने एक साथ जिया था, तो ही हैड, वो उसको उसका सामना वो करता है। अगला है हाउ डू यू कम टू नो दैट द पेडलर वाज अ पेसिमिस्ट, किस बात से लगता है कि पेडलर जो है वो पेसिमिस्ट था, यानी ऑप्टिमिस्टिक उसका बिहेवियर नहीं था, पेसिमिस्ट था, यानी वो He used to rob things. नेगेटिव थिंकिंग। क्या चीज, क्या बोलना, फिर से बोलना, एक पहले बोलो। नेगेटिव थिंकिंग। नेगेटिव थिंकिंग थी, लेकिन एग्जांपल देना Stealing पड़ेगा, things. एग्जांपल देना पड़ेगा ना, Stealing things. एग्जाम्पल देना पड़ेगा बेटा कि वो किस बात से, कैसे, कौन सा वैसा एग्जाम्पल आप देंगे कि पेडलर का पेसिमिस्टिक आइडिया आता है। एक तो ओपनिंग लाइन में ही है कि जो वो पूरे उसको क्या देखता है, पूरे उसको एक, पूरे वर्ल्ड को एक रैट ट्रैप के रूप में वो देखता है। एक वो भी उसका
है ना। एक तो ये वाला ऑप्शन, ये वाला एक टॉपिक उसमें डिस्कस किया जा सकता है, वाज द पेसिमिस्ट। हाँ, और वो हुआ क्यों था, ऐसा हुआ क्यों था, बिकॉज ही यूज्ड टू बी ऑल अलोन। वो अकेला रहता था, ही हैड नो वन टू केयर, घर पे कोई नहीं था, ही वॉज ऑल अलोन, बिल्कुल अकेला था। खास करके आफ्टर स्टीलिंग द मनी द पेडलर ट्राइड टू एस्केप थ्रू द फॉरेस्ट बट गॉट लॉस्ट। और तब वो डिस्पेयर में आ जाता है, he was left in despair, he recollected his own thoughts, तब वो अपने थॉट्स पर ही फिर वो आ जाता है वापस, on the world being a giant rat trap। तो ये जो है ये उसके पेसिमिस्टिक होने का संकेत देता है, ये उसके पेसिमिस्टिक होने का संकेत है। क्लियर हुआ है या और चाहिए इस पर? मैंने Clear, लाइफ sir. की देखिए, पेसिमिस्ट, हु आर पेसिमिस्ट, दोज पीपल हु डोंट सी द ब्राइट पार्ट ऑफ लाइफ, जो जीवन के Lesser God. ब्राइट पार्ट को नहीं देखते हैं, वो कहलाते हैं पेसिमिस्ट, यू नो, वो पेसिमिस्ट कहलाते हैं। आगे है, सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम, व्हाट डज द पोएट वांट टू सो। डी छूट गया सर। अच्छा, डी रह गया। Why did the peddler decline Yes, to sir. accompany the iron master? आयरन मास्टर को, हाँ देखिए यहाँ बस सिंपल सी बात है, he knew his own identity, है ना। पेडलर जो था, पेडलर वाज वेल नोन टुवर्ड्स हिज own identity, वो अपनी आइडेंटिटी के बारे में तो अच्छी तरह से उसको पता था। And he knew that the iron master was taking him as his own comrade, that was wrong in his part। उसको वो मिसअंडरस्टैंड कर रहा था, उसको वो अपना दोस्त समझ रहा था, समझ रहे हैं, वो उसको Yes, sir. अपना दोस्त समझ रहा था। एंड ही वाज इन फियर, उसको फियर इस बात की थी, डर इस बात की थी कि व्हेन हिज आइडेंटिटी वुड बी Would be डिस्क्लोज्ड, revealed. हाँ वुड बी डिस्क्लोज्ड, देन ही वुड फॉल इनटू अनदर ट्रैप, कि जब ऐसा होगा तो एक दूसरे ट्रैप में खुद वो फंस जाएगा। That's why he did not want to, that's why he declined to accompany the iron master। यही कारण था आयरन मास्टर के कंपनी को करना। ठीक है बेटा, उसके बाद आ जाता है, सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स। इसका काफी चर्चा हुआ है, आप लोग ही बताएं तो बेहतर है कि जो मैप वहां पर रखा गया, द मैप which has been hung on the wall actually doesn't represent the actual condition of those slum Slum. dwellers, slum children. When they would try to find out their own place in that map, they would not be able to get that। In fact, the place was of something else। वो जो map था, map was actually, map represents the world of progress, map it represents the world of affluent people, affluent countries, उनका ये मैप है। So that map is actually a bad example for them। That's why the poet says कि such maps should be blotted with slums as big as doom, because that will not solve any purpose to these children, these slum children। So that's why that was एक तो bad example भी है, इसलिए वो कहता है कि उसको आप जितना बड़ा हो सकता है आप वो क्या कर दीजिए, उसको आप ब्लॉट कर दीजिए, ढक दीजिए, पूरे उससे कवर कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, उसका क्लियर हुआ ये?
सिंपल सी बात है कि वो मैप उसका Yes, sir. हाँ, मैप उसका एग्जाम्पल नहीं है। बस मैप में जब वो खोजने बैठेगा तो फॉगी फिल्दी स्लम्स, उनकी दुनिया वो है दुनिया। तो स्लम चिल्ड्रन जो रहते हैं कि लाइफ देयर इज वर्स देन लाइफ, वहां पर जो है सो डेथ से भी वर्स है। और जबकि कई आंसर लिखा जा सकता है, लेकिन मीनिंग इनके इसी सेंस में होने चाहिए। उनकी दुनिया सही नहीं है। वो दुनिया वैसी दुनिया नहीं है जो मैप पर दिखाई जा रही है। दुनिया, मैप की दुनिया बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। When they would try to find out their own place in that map, they would not be able to get them. अपनी प्लेस को वो खोज नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां पर वो जो दुनिया है, अफ्लुएंट पीपल की दुनिया है, वो हाईली प्रोग्रेसिव वर्ल्ड की दुनिया है, जो उनकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। तो इसलिए कह रहा है कि बिग एज डूम से उसको भर दो। इसके बाद है attempt any one of the following question. Fear in something that we must learn to overcome if we want to succeed in life. ये डगलस वाले उससे है कि एक्चुअली ये कहानी पढ़ाए जाने का उद्देश्य भी यही है कि फियर, चाहे जिस भी केस में हम फियर, जो भी डर हमारे अंदर होता है, अगर हम डर को जब तक नहीं निकालेंगे, अगर हम सक्सेस पाना चाहते हैं तो हर प्रकार के डर से हमें छुटकारा पाना पड़ेगा। उससे अगर हम नहीं बाहर निकलते हैं तो हम सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि वो क्या करेगा, वो डर हमें हमारा पीछा करता रहेगा, वो डर हमेशा हमारे पीछे रहेगा। आप इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आप एग्जाम्पल लेंगे उसका, डगलस का एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि डगलस बाद में देखा आपने कि पानी का जो डर था उनका, वो इतना भयानक हो जाता है कि ही कुड नॉट एंजॉय, जो वाटर स्पोर्ट्स था उसको एंजॉय नहीं कर सकते थे। ही कुड नॉट गो फॉर फिशिंग एंड सो ऑन। तो ये जब काम नहीं कर सकते थे तो उन्होंने फिर निश्चय किया कि हम करें क्या। फिर उन्होंने कैसे इंस्ट्रक्टर को नियुक्त किया, इंस्ट्रक्टर ने अपना काम कर दिया, इंस्ट्रक्टर जितना सिखा सकता था सिखा दिया। एंड एक निश्चित समय आया कि वो कह दिया कि नाउ यू आर फिनिश्ड, यानी कि नाउ यू हैव लर्नड द स्विमिंग। बट ही न्यू, लेकिन वो अच्छी तरह से जानते थे कि जो रेसिडुअल जो फियर था वो उनके अंदर अभी भी था। सो ही वांटेड टू रिमूव दैट फियर बाय ऑन। तो उस फियर को वो खुद से निकालने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो लेक वेंटवर्थ जाते हैं, और 2-3 प्लेसेस जो दे रखा है उसको जरूर आप रखिएगा माइंड में। तो वो सब जगह जाकर फिर वो खुद से स्विमिंग करते हैं, और बीच में उनको वेस्टिज ऑफ फियर जो है सो आता है, यानी कि एक छोटा सा हिस्सा जो फियर का है वो आता है, लेकिन उसको भी वो क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, उसको भी छोड़ के वो आगे बढ़ते हैं, उसको खुद उसका सामना करते हैं, उसको वो आंखें दिखाते हैं। और इस तरह से जब वो उसको आंखें दिखाते हैं सामने से, तब कहीं जाकर उनको लगता है कि अपने डर को उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। और फिर सारा डर उनका जो पूरा का पूरा वो जो हाइड्रोफोबिया था बिल्कुल उनका खत्म हो जाता है। एंड नाउ ही वाज एबल टू एंजॉय हिज लाइफ इन कंप्लीट सेंस। वही चीज हमारे लाइफ के हर हिस्से में मिलता है कि अगर हम अपने फियर को, जब तक हम नहीं फियर पर काबू पाएंगे, डर पर काबू नहीं पाएंगे, तो वी विल not be able to enjoy and we will not be able to get success in life. जीवन में फिर सक्सेस भी पाना मुश्किल होगा। तो अगर हम सक्सेस चाहते हैं तो डर पर काबू पाना पड़ेगा। तो दोनों को रिलेट करके इसको लिखना है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट का है, आप जरूर से इसको तैयारी करेंगे। डिस्क्राइब हाउ द स्टोरी द रैट ट्रैप्स shows that basic human kindness can be brought out by understanding and love. इसमें बड़ा अच्छा है, आप एडला का एग्जांपल दे सकते हैं कि देखिए ये एडला ने, हाँ, कैसे एडला ने इसके अंदर के जो ह्यूमन था ह्यूमन बीइंग, उसको बाहर निकाला। वो जो एक एक्चुअल ह्यूमन बीइंग था इसके अंदर, पेडलर के अंदर, उसको बाहर निकाला। और उसको कौन कर सकता है, वो बाहर भी निकाल सकता है वही जो उसको अंडरस्टैंड करे। कोई भी कहेगा कि हम ऐसा कर सकते हैं तो ये संभव नहीं है। इसके लिए खुद एक अच्छे ह्यूमन बीइंग का होना जरूरी है। और इन दिस रिगार्ड यू कैन से दैट एडला हैड डन हर परफेक्ट रोल। एडला इस मामले में परफेक्ट रोल अदा करती है। देखिए वो लाने का काम करता है, लाया क्यों गया, किसके
बार बार एड्रेस करने पे, किसके बार बार कहने पर वो आया, तो वो आयरन मास्टर के कहने पर आया था। वो आयरन मास्टर ही बात है, जब वो खुद से नहीं मना पाता है तो वो अपनी बेटी को भेजता है। ही सेंड्स एडला टू परसुएड हिम टू कम टू हिज हाउस, और अल्टीमेटली एडला वाज एबल, एडला के वो प्रस्ताव को ठुकरा नहीं पाता है, और एडला की वजह से वो जो है सो उसके घर में आने के लिए तैयार हो जाता है। और जब उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज होती है दूसरे मॉर्निंग को, जब उसकी रियल आइडेंटिटी डिस्क्लोज होती है, तब वो उसको जेल भेजने के लिए और पुलिस को हैंड ओवर करने के लिए उसको धमकी देता है। और उस समय में हु पैसिफाइज दैट सिचुएशन, तो ऑब्वियसली एडला पैसिफाइज दैट सिचुएशन। ये सारे के सारे सिचुएशन को ठीक करने का काम करती है एडला, और एडला का ही वो प्रयास था कि वो हर प्रकार से वो मतलब उसको एक ह्यूमन बीइंग समझ के ट्रीट करती है, उसके साथ मतलब उसको अच्छे से खिलाती पिलाती है, उसके लिए अच्छे व्यवस्था करती है, मतलब एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग की तरह उससे बिहेव करती है, जो कि बहुत जरूरी था। तब कहीं जाके लास्ट में वो है कि रियल ह्यूमन बीइंग कैसे उसको बाहर निकालता है, किस प्रकार से वो रियल ह्यूमन बीइंग के रूप में वो बाहर निकलता है, किस तरह से वो छोटा सा एक रैट ट्रैप छोड़ के चला जाता है, किस तरह से उस रैट ट्रैप में वो जो 10 कॉर्नर्स के जो 3 नोट्स थे वो उसमें रख देता है वो, और वॉन एस्टेल के रूप में वो साइन करता है, क्योंकि ये एडला का ही कमाल था कि ये सारा कुछ वो कर पाता है। और हैड एडला नॉट स्टॉप्ड हिम, अगर सोचिए ये कहानी का लास्ट में आप देखिए कैसा समझ सकते हैं कि अगर एडला उसको नहीं रोकी होती, हैड एडला नॉट स्टॉप्ड हिम, दैट वो जो ट्रैम्प था, वो जो रेड ट्रैप सेलर था, would have felt more frustrated and he would have sunk further in the abyss of crime। हो सकता है ये छोटा सा क्राइम उसने अभी किया था, अभी रुपए चुराने का छोटा सा क्राइम किया था उसने, और वो क्राइम करता जाता। अगर वो यहाँ नहीं रुकता, अगर एडला उसके जीवन में बदलाव नहीं लाती, तो शायद वो और कोई बड़ा क्राइम करता। ये छोटा सा क्राइम था, अभी और बड़ा क्राइम करता वो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उसने अपने आप को बहुत रोकने का प्रयास किया है, एडला उसको बदल दी है पूरी तरह से, और